गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से मैं शैलेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। अब देखिए, क्या लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को द वॉइस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी आपके एक्टिव से पैसिव वॉइसेस होते हैं तो उन सभी में ऑब्जेक्ट में नेसेसरी होता है। यदि वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। आज ऐसे ही कुछ आपके बेसिक एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ फंडामेंटल स्पेशल आपके रूल्स होंगे जो ऑब्जेक्ट होने या ना होने पर भी हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के तरीके को अपनाते हैं और उसमें हम उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अभी तक तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि यदि आपके एक्टिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उससे हम पैसिव बना लेते हैं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका हम पैसिव बना लेते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि यदि हमने माना कि हमारे किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दे दिए गए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट एक साथ दे दिए जाएं? अगर हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ दे दिए जाएं, तब उसकी पैसिव कैसे बनती है। तो देखिए, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है, वो हमसे ये कहता है कि यदि एक सेंटेंस में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो उस कंडीशन में हमें जो प्रेफरेंस देना होता है, प्रेफर करना होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है आई एम टीचिंग मोहन इंग्लिश। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मोहन है आपका, तो मैंने बताया था कि वर्ब में अगर हम किसे शब्द लगाते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाता है, और वहीं पर अगर हम क्या शब्द लगाते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। तो देखिए, यहां पर मोहन और इंग्लिश दोनों वर्ब के आपके ऑब्जेक्ट हैं। मोहन भी वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी आपका वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास में जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो अब एक कंफ्यूजन आई कि किस ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाएगा, किस ऑब्जेक्ट को बाद में लिया जाएगा। तो उसके लिए देखिए, हमारे पास में तरीका है कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उससे पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है मोहन, जिसे हमने ले लिया। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आईएनजी फॉर्म वाला कोई भी एक्टिव है तो उसका जब पैसिव बनता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, साथ में बीइंग जुड़ जाता है। तो यहां पर मोहन है तो एम का मोहन के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, इसके बाद में बीइंग ऐड कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी टॉट, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, इसके बाद बाई लगाया और फिर मी लगा दिया। पहला तरीका तो आपका यह है बनाने का। दूसरा तरीका क्या कहता है, तो इसी को चेंज करने का दूसरा तरीका यह कहता है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उठा करके लाएं, जैसे इंग्लिश से हम इसकी पैसिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इंग्लिश को लेकर के आएंगे। फिर इंग्लिश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लगाया, बीइंग लगा दिया, फिर टॉट हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहां पर अपनी ओर से इन्फिनेटिव टू लेना है और फिर मोहन लेना है। लेकिन अब यहां पर जो आपका टू है ये एक इन्फिनेटिव नहीं बल्कि एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क करेगा। टू मोहन, इसके बाद में बाई मी।
तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने पैसिव को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन यदि हम सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और उसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अब फिर से एक नया रूल। नया रूल क्या है? देखिए, नया रूल आपका है वो ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाएं, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, ऑल, पीपल, इस प्रकार के आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस या वेगस नाउन्स आ जाएं, वेगस सब्जेक्ट्स आ जाएं, तो हम पैसिव बनाते वक्त बाई के साथ साथ इन्हें भी हटा देते हैं, इनको भी पैसिव में यूज नहीं किया जाता है। देखिए किस प्रकार से। जैसे लिखा हुआ है someone has picked my pocket। someone has picked my pocket। तो अब देखिए यहां पर ये जो आपका सब्जेक्ट है ये है someone और ये कैसा है आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो मैंने आपको रूल में बताया कि रूल आपका ये कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस मिले और फिर हमें उसका पैसिव में चेंज करना हो तो उन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को बाई के साथ साथ हटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे? अब इसमें आपका वर्ब का पहले तो ढूंढो ऑब्जेक्ट कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने देखा कि यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? माई पॉकेट। माई पॉकेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम लेकर के आए तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाई समवन। लेकिन अब आपने क्या करना है? फुल स्टॉप यहां पे लगाना है और इतने को आपको हटा देना है, ये आपका यूज नहीं किया जाएगा। अब केवल यहां पर आपको अपने माइंड में एक चीज को ध्यान रखना है, वो ये याद रखनी है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो नन से, नो वन से अथवा नो बडी से स्टार्ट हो, यदि हमारा सब्जेक्ट इससे स्टार्ट है या हमारे सब्जेक्ट के रूप में ये चीजें आपके सामने आ रही हैं, यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में नन, नो वन, नो बडी इनमें से कोई भी मिले तो चूंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखती हैं। कैसा सेंस रखती हैं स्टूडेंट्स? तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखती हैं। इसलिए जब भी हम इनसे रिलेटेड पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट को ऐड कर दिया जाता है। वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को भी ऐड कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है नो वन could solve this problem। No one could solve this problem। तो अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के रूप में नो वन मिल गया। तो अब हमें क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले दिस प्रॉब्लम आपका जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसे ले लिया, दिस प्रॉब्लम। अब कुड हेल्पिंग वर्ब है तो कुड का कुड भी हो जाता है।
तो यहां पर हमने क्या किया, कुड। अब हमें मालूम है कि नॉट एक एडवर्ब है जो वर्ब के तुरंत, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आता है, इसलिए नॉट यूज किया, फिर बी किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज कर दी हमने, सॉल्व्ड यूज कर दी, और हमारा जो एक्टिव से पैसिव था वो बन करके तैयार हो गया। यानी कि आपका रूल है वो कहता है कि यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं तो उन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हटा दिया जाता है बाई के साथ साथ में, लेकिन यदि वहां पर आपको सब्जेक्ट के रूप में नो वन, नन, नोबडी ये मिल जाएं तो ऐसे आपके जो प्रोनाउंस हैं इन्हें तो बाई के साथ साथ हटा देंगे, लेकिन वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब एक नया रूल। नया रूल क्या कहता है, तो स्टूडेंट्स न्यू रूल आपका जो है वो ये कहता है कि यदि हमारा सेंटेंस जो दिया गया है उस सेंटेंस में हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसी नाउन क्लॉज को फॉलो करती हो, और वो नाउन क्लॉज आपका पूरे एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो। अगर हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसी नाउन क्लॉज को फॉलो करे और जो हमारा नाउन क्लॉज है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो उस कंडीशन में उसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए उस कंडीशन में बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पर आपने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस दैट, और दैट के बाद यहाँ पर आपका कोई नाउन क्लॉज गिवन है। तो यदि आपका एक्टिव वॉइस आपको इस रूप में मिलता है तो इसका पैसिव चेंज करने के लिए हमें इस इतने पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें इस पार्ट्स का कोई भी ध्यान नहीं देना है, हमें केवल चेंज करना है। तो कितने को चेंज करना है, इस वाले हिस्से को पैसिव में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आपकी अब पैसिव हेल्पिंग वर्ब में बदल गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इसके बाद में दैट लगा दिया, और दैट के बाद में जो हमारी नाउन क्लॉज थी वो वैसे ही बनी रहेगी। अब ये रहा आपका पैसिव का फॉर्मेट कि हमारा पैसिव इस प्रकार से बनेगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस नाउन क्लॉज, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इट प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दैट प्लस आपका नाउन क्लॉज। जैसे लिखा हुआ है वी बिलीव दैट, या पीपल बिलीव दैट honesty is the बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब फिर ये दैट के साथ साथ यहां पर आपको ये इतना नाउन क्लॉज के रूप में मिल गया। पीपल बिलीव ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब और ये आपका एक नाउन क्लॉज है। तो ऐसे जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनकी जब पैसिव बनानी है तो ये उसका पैसिव का फॉर्मेट आपके पास में लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इट राइट करेंगे। अब यहाँ पर बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज हो जाएगा, फिर बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगी, फिर दैट यूज करेंगे, और दैट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस जैसा भी नाउन क्लॉज था उसको वैसा ही राइट कर दिया जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा जैसे लिखा हुआ है we consider that
राम वाज गॉड, राम ईश्वर थे, ये हमारा मानना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, हमें केवल चेंज किसे करना है, इसे करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट। यहाँ कंसीडर लगा हुआ है तो इज, फिर कंसीडर को हम किस में चेंज कर देंगे, कंसीडर्ड में चेंज कर देंगे, फिर दैट यूज करेंगे और दैट के बाद हमारा जो नाउन क्लॉज है उसे वैसा ही राइट कर दिया जाएगा जैसा कि पहले राइट था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं एक न्यू रूल की तरफ। वो न्यू रूल आपका क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ स्पेशल रूल्स फिर से दिए गए हैं। वो स्पेशल रूल्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले यदि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है, यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऐसे एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करने के लिए उसे हम इट प्लस इज प्लस टाइम प्लस अभी आपने जो टू लगाया था तो उससे पहले हम फॉर यूज करेंगे और फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद में लिखा हुआ था उसे वर्ब से पहले ले आएंगे, फिर टू करेंगे और टू के बाद में हम बी का यूज करेंगे और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज कर देंगे। जैसे एक बहुत ही कॉमनली एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया गया है, It is time to take revenge. It is time to take revenge. तो इसे टैली करते हैं कि क्या ये हमारा गिवन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इट दिया गया, आपका भी इट है, फिर इज दिया गया, इस सेंटेंस में भी इट है, फिर टाइम दिया गया, इसमें भी है, फिर टू दिया गया, इसमें भी टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रिवेंज है, जो क्या है आपकी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए इट इज टाइम पूरा वैसा ही एज इट इज राइट करना है। तो इट इज टाइम हमने एज इट इज राइट कर दिया। इसके बाद आपको फॉर यूज करना है, तो हमने भी फॉर यूज कर दिया। फिर जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद दिया गया था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था, उसे पहले लाना है। तो स्टूडेंट्स आप भी उस ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रिवेंज है, फिर टू यूज़ करेंगे, फिर बी यूज़ करेंगे, इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि हमारा जो सेंटेंस है वो देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो, किस रूप में हो, देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वो इस रूप में है तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम देयर बी नाउन वैसा ही रखते हैं, टू तक वैसा ही रखते हैं, फिर बी यूज करते हैं और बी के बाद वर्ब को किस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका एक एग्जाम्पल कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि लिखा हुआ है देयर इज नो प्लेस टू प्ले आ मैच, देयर इज नो प्लेस टू प्ले आ मैच। तो देखिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि ये जो एक्टिव फॉर्म में हमारा दिया गया है तो क्या ये इस फॉर्मेट को टैली कर रहा है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले देयर फॉर्मेट में था, देयर आपका था, फिर बी इज एम आर वाज वर्क, ये तो आपका इज मिल गया। नाउन
आपका प्लेस दिया गया है, टू आपका दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपका ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, अ मैच दिया गया है। तो अब हमें इसे चेंज करना है, तो इसे चेंज करने के लिए हमें इतने सेक्शन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता है। इतने सेक्शन को हमें एज इट इज जैसा दिया जाता है वैसा ही राइट कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देयर इज नो प्लेस, फिर टू यूज किया। अब टू के बाद क्या होगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी अभी तक, अब वो वर्ब की आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, यानी कि प्ले का प्लेड हो जाएगा। फिर आ मैच आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे एज इट इज ही राइट कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट, यदि कह रहा है कि कोई मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में उस मेन वर्ब को टू के साथ किसी दूसरी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव के रूप में ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और उस इन्फिनेटिव की वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ठीक वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे चेंज करने के लिए हमें इस इन्फिनेटिव टू से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है, हमें केवल चेंजमेंट इतने में करना होता है कि इसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए इट प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो आपकी अब पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन गई और पैसिव हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की जो कोई फॉर्म थी वो अब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म बन गई। इसके बाद में टू वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने एज इट इज वैसा ही लिख दिया जैसा कि इसमें पहले से राइट था। तो देखिए एक एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है आपका, वी डिसाइडेड टू लीव दिल्ली। वी डिसाइडेड टू लीव दिल्ली। चलिए इसे टैली करते हैं कि क्या ये हमारा उस गिवन फॉर्मेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वी दिया गया है, इसके बाद में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आपको नहीं कुछ दिया गया है, फिर मेन वर्ब के रूप में आपको डिसाइडेड दिया गया है, फिर टू दिया गया है, फिर वर्ब के प्लेस पर आपको लीव दिया गया है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आपको दिल्ली दिया गया है। तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि ये जो हमारा सेंटेंस नीचे दिया गया है ये एक्टिव के उस फॉर्मेट से बिल्कुल टैली कर रहा है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट को यूज़ करेंगे, तो हमने इट यूज़ कर दिया। इसके बाद डिसाइडेड, ईडी पास्ट इंडेफिनिट था तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया यानी कि वॉज हो गया। फिर डिसाइड लगा हुआ है तो डिसाइडेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में भी वही रहेगा, इट वाज डिसाइडेड टू लीव दिल्ली। और इस प्रकार से आपका ये वाला भी पैसिव बन करके तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग इसके बाद कुछ आगे के रूल्स की ओर अगले वीडियो में देखेंगे कि अगले वीडियोस आपके जो होंगे उन वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि आपको प्रीपोजिशन बाई का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होंगी जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बाई की प्लेस पर एट यूज करना है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होंगी जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बाई की प्लेस पर इन यूज करना है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होंगी जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बाई की प्लेस पर विथ को यूज़ करना है, ऐसी कौन सी वर्ब्स होंगी जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बाई के प्लेस पर ऑन यूज करना है, अबाउट यूज़ करना है। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड वो टॉपिक क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाता है वो भी बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियोस एज अ टाइम पर मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।